अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर आपने देखा मलिक शाह ख्वाजा से कहता है आप मुस्ताफी हो जाएं। ख्वाजा कहता है मैंने अपना कफन सर पर बांध लिया है, अब अल्लाह मालिक है, आपका बेटा वहाँ कमरे में मौजूद है। ये कहकर ख्वाजा वहाँ से चला जाता है। फिर मलिक शाह संजार के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और दरवाजे तक पहुंचकर रुक जाते हैं। इस किस्त के आगाज में आप देखेंगे संजार उस कमरे में मौजूद होता है जहाँ ख्वाजा ने उसे छोड़ा था। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुलता है तो सुल्तान की जगह ख्वाजा कमरे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर संजार अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है सुल्तान मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। फिर ख्वाजा उस लम्हे को याद करते हैं जब वो अपनी आंखों में आंसू लिए इंतहाई गमजदा हालत में गुंबद के बाहर खड़े थे। उसी दौरान सुल्तान संजार से मिले बगैर गुंबद से बाहर आ गए थे और मलिक शाह ने मोहब्बत से ख्वाजा के हाथ से पगड़ी ले ली थी और कहा था उस दिन मैंने अपने सारे गमों को पसे पुष्ट डालकर एक फैसला किया था। मैंने बड़ी मजबूती के साथ सल्तनत को गले लगाया था और अपने बेटे की जुदाई का फैसला किया था। यही फैसला मेरे लायक था और आज भी मुझे वही करना है जो मेरे लायक है। ये कहते हुए सुल्तान ने पगड़ी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले कर दी थी। फिर कहा था राज तो यकीनन जाहिर होकर रहेगा, आज नहीं तो कल, और मुझे ये यकीन है कि उस दिन हमारे सामने कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकेगी। ये कहते हुए सुल्तान ने अपने कपड़ों से वज़ीर-ए-आज़म की मोहर निकाल ली थी और मजीद कहा था ताकत और तजर्बे को अलग नहीं किया जाता और आपकी शान के लायक ये है कि आप भी अपनी इमानत की हिफाजत करें जैसे आपने मेरे बेटे की हिफाजत की। ये सुनकर ख्वाजा की आंखों में रुके आंसू बह पड़ते हैं और उन्होंने मोहर ले ली थी। ये ख्याल आते ही ख्वाजा संजार से कहते हैं गम मत करो बेटा, तुम्हारे बाबा ने सही फैसला किया है। इस पर संजार कहता है इतने सालों बाद उनमें मुझसे मिलने की तड़प पैदा हुई, मेरे लिए यही काफी है। मेरे बाबा ने सही फैसला किया है। जब तक सल्तनत में अमनो सलामती नहीं आ जाती उस वक्त तक मिलना मुनासिब नहीं है, अभी फर्ज निभाने का वक्त है। ये कहकर संजार जाने लगता है तो ख्वाजा उसे रोक लेते हैं और उसकी तलवारें उसे देते हुए कहते हैं मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमें ऐसे आलम की जरूरत है जो इल्मी मैदान में मौके पर गालिब आ सके, इसलिए तुम यूसुफ हमदानी के पास जाओ। बातनियों ने हिफाजती तदाबीर में इजाफा कर दिया है, इस बार तुम्हें इनमें शामिल होने में मुश्किल पेश आएगी। ये मत भूलना कि हमारे मुकाबिल बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। जिन सिपाहियों को मैंने तुम्हें फंसाने वालों की तलाश में भेजा था वो भी लौट कर नहीं आए। बातनियों के हवाले से हमारे पास कुछ मालूमात हैं, उन मालूमात के जरिए तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें कैसे उनमें शामिल होना है। इस पर संजार पूछता है कहाँ जाना है। ख्वाजा कहते हैं शलमजार। ये सुनते ही संजार गहरी सोच में गुम हो जाता है और उस लम्हे को याद करता है जब अमीर उल तबर ने कहा था अगर मैंने इसे दोबारा शलमजार में देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। संजार को गहरी सोच में पड़ा हुआ देखकर ख्वाजा कहते हैं मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। वो इलाका अमीर उल तबर का है लेकिन यही सबसे मुनासिब रास्ता है क्योंकि वहाँ बातियों का असर वसूख बहुत ज्यादा है। ये सुनकर संजार कहता है इस फ्रीजे के आगे अमीर उल तबर की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। ख्वाजा कहता है तुम्हारी किसी चीज़ के जरिए तुम्हें तलाश नहीं किया जा सकेगा, अपना घोड़ा कबीले में ही छोड़ देना और वहां पहुंचकर बातियों की नज़र में आने की कोशिश करना, इस तरह वो तुम्हें खुद में शामिल कर लेंगे। इस पर संजार पूछता है ये कैसे होगा। ये सुनकर ख्वाजा मुस्कुराना शुरू हो जाता है। इधर युरगुस अपने साथी के साथ जंगल में बैठा होता है और उसका साथी कहता है हमें उस कबीले के बारे में मालूम हो चुका है जहां अलेक्सिस का कातिल रहता है, हम हमला करके उन सबको खत्म कर देंगे। योरगुस कहता है मुझे कातिल के कबीले में मौजूद होने के बारे में पता करना होगा, इसलिए हम कबीले में दाखिल होकर पहले कातिल को तलाश करेंगे। जबकि सल्जूकी सिपाही उस लोहार के साथ जिसके पास योरगुस गया था झाड़ियों में छुपकर योरगुस और उसके सिपाही को देख रहे होते हैं। सिपाही लोहार से पूछता है क्या तुम्हें इस आदमी पर शक है। लोहार कहता है हाँ। इसी लम्हे योरगुस कमान में तीर डालते हुए कहता है अपने कातिल को मारने से पहले अपने पीछे मौजूद कीड़ों को खत्म करूंगा। उसके साथ ही वो पीछे मुड़कर तीर मारता है जो जाकर सीधा लोहार के सीने में लगता है। ये देखकर सल्जूकी सिपाही योरगुस पर हमला कर देते हैं लेकिन योरगुस उन सब के हमले नाकाम बनाकर उन सबको मौत की घाट उतार देता है। इधर संजार कनीक कबीले में अपने साथियों के साथ बैठा होता है। संजार कहता है हम अब तक की सबसे अहम महम सरबुलंद करने जा रहे हैं। ये महम इसलिए अहम है कि सल्तनत तबाही और बर्बादी से महफूज रहे। ये लोग अब तक के तमाम दुश्मनों से मुख्तलिफ हैं, इसलिए इस महम में हमारी अकल भी तलवार की तरह तेज होनी चाहिए। मैं और अरसलान से इसमें शामिल होंगे। और दूसरे दोस्त से कहता है तुम्हें एहतियातन कबीले में ही रहना होगा। इसी दौरान वहाँ सरदार कुर्गत आते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं लगता है कि तुम जंग की तैयारी में हो। इसके बाद वो खैबर की फतह का वाक़या सुनाते हैं जिसे शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया। ये वाक़या सुनाने के बाद सरदार कहते हैं दुश्मन के मुकाबले में बहादुर का सबसे मजबूत हथियार ईमान होता है। दूसरी जानब सल्जूकी महम में एल्सन खातून अपनी मुलाजमा के साथ मौजूद होती है। मुलाजमा कहती है तारकुन खातून मुझे डरा रही हैं, हमें जल्द अज जल्द इस महल से निजात हासिल कर लेनी चाहिए। इस पर एल्सन खातून कहती है अपने दिल में खौफ मत आने दो, हम बहुत जल्द अपने भाई को बचाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम जंग करके अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। मेरा इस महल में रहने का मकसद सिर्फ अपने भाई रसलान को बचाना है।
دوسری طرف ملک شاہ اپنے مشیر کے ساتھ ایک تاجر کے بیس میں کوول قلعے کے بازار میں جاتے ہیں۔ مشیر کہتا ہے سلطان ہم نے خفیہ تدابیر اختیار کر لی ہیں، لیکن آپ خود کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ ملک شاہ کہتے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ان کے بارے میں اچھی طرح معلومات لینی ہوگی۔ دوسری جانب اندریاز بھی اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ بازار کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے کمانڈر سے کہتا ہے اگر سلجوق سلطنت اور بازنطین کے درمیان اجارتی تو میں ایک بھی تاجر مسلمان کو یہاں نہ آنے دیتا۔ پھر اندریاز پوچھتا ہے کیا ان سب کے پاس اجازت نامے ہیں؟ تو کمانڈر کہتا ہے جی جناب۔ ادھر سلطان ایک دکان میں موجود گندم کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اسی دوران چلتے چلتے سلطان کی نظر اندریاز پر پڑتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں اور مشیر سے کہتے ہیں یہ شہنشاہ رومانوس کا بھتیجہ ہے۔ ملاغزات کی جنگ میں میرے بابا نے اس کے چچا کو قید کیا تھا، اس کے انتقام میں یہ اب تک جل رہا ہے، لیکن اگر اس کی بدماشی جاری رہی تو تاریخ وہی دہرائے گی جو اس کے چچا کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر سلطان جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اندریاز آواز دے کر سلطان کو روک لیتا ہے اور سلطان کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تاجروں کے بیس میں موجود سلطان کے سپاہی بھی حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اندریاز سلطان سے کہتا ہے میں نے تمہیں پہلی بار یہاں دیکھا ہے، تم کون ہو؟ دوسری جانب سنجار اور اس کا دوست بیس بدل کر شلمزار میں داخل ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے سنجار خواجہ کی باتوں کو یاد کرتا ہے جب خواجہ نے اسے کہا تھا تم وہاں بیس بدل کر جاؤ گے، تم وہاں سلطنت کی مخالف تاجروں کے بیس میں جاؤ گے اور ان کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ ادھر اندریاز سلطان سے کہتا ہے تم بازار کی حد اوکان پر جا رہے ہو، لیکن دیکھنے میں تم تاجر نہیں لگتے، تم کوئی تاجر ہو یا یہاں جاسوسی کے لیے آئے ہو؟ اس پر سلطان مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میرے سب دکانوں پر چکر لگانے کے باوجود کچھ نہ خریدنے پر آپ کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ میں تاجر ہوں۔ ہم مشرقی تاجر ہیں، اس لیے قیمت اور معیار دیکھے بغیر ہم کوئی چیز نہیں خریدتے۔ یہ سن کر اندریاز کہتا ہے اپنا اجازت نامہ دکھاؤ۔ اس پر سلطان سلجوقی اجازت نامہ اندریاز کے ہاتھ پر دے دیتے ہیں اور اندریاز اجازت نامہ کھول کر اس کا جائزہ لیتا ہے۔ اجازت نامے کا جائزہ لینے کے بعد اندریاز کہتا ہے مہر اور لکھائی کافی ہے، لگتا ہے چند دن لکھنے میں لگے ہیں، جبکہ اس طرح کے اجازت نامہ لینے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ تم لوگ یہاں جاسوسی کے لیے آئے ہو اور اس کے لیے یہ کاغذات تیار کروائے ہیں۔ یہ کہہ کر اندریاز اجازت نامہ غصے سے زمین پر پھینک دیتا ہے اور صلیبی سپاہی اپنے ہاتھ تلواروں پر رکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان کے خفیہ سپاہی بھی چوکس ہو جاتے ہیں۔ سلطان اندریاز سے کہتا ہے ہم ایسے علاقے سے آئے ہیں جہاں سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے مہر اور لکھائی نہیں لگ رہی۔ یہ سن کر اندریاز مسکرانے لگتا ہے تم عقل مند انسان ہو تاجر، اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہوتا تو مجھے تسلی نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر اندریاز اپنے سپاہیوں کے ساتھ ادھر شلمزار بازار میں سنجار اور اس کا دوست سامان بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہاں ایک کمانڈر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے اور سنجار سے کہتا ہے سلطنت کے قوانین واضح ہیں، ہر چیز پر ٹیکس کم سے کم 5 دینار ہے۔ یہ سن کر ارسلانس کہتا ہے آپ تو سراسر ظلم کر رہے ہیں، نہ دین کے موافق ہیں اور نہ روایات کے۔ اس پر کمانڈر کہتا ہے سلجوق سلطنت کے حکم نامے کے بعد یہ ٹیکس روایات کے موافق بن چکے ہیں اور قاضیوں کے فتوے کے بعد ہی دین کے موافق بھی ہو گئے ہیں۔ پاس کھڑا باتیوں کا ایک آدمی یہ سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کمانڈر مزید کہتا ہے میں کوئی فساد نہیں چاہتا، یا ٹیکس ادا کرو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ کافی بحث کے بعد سنجار کمانڈر کو 5 دینار دے دیتا ہے اور کمانڈر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کمانڈر کے جانے کے بعد ارسلانس اور سنجار باتنیوں کو سنانے کے لیے اسے برا بلا کہتے ہیں، جبکہ یہ ساری بحث دیکھنے والا باتنی سیدھا جا کر بحران کو خبر دیتا ہے۔ سنجار کے ساتھی بھی بیس بدل کر پورے بازار پر نظر رکھتے ہیں۔ اسی لمحے بحران ارسلانس اور سنجار کی جانب آتا ہے تو ایاز اشارہ کر کے سنجار کو بتا دیتا ہے۔ بحران کو اپنی جانب دیکھ کر ارسلانس اور سنجار سلطنت کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر بحران کہتا ہے کیا مجھے بیٹھنے کی اجازت ہے بہادروں؟ یہ کہتا ہی بحران ان کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کی خبر ملی ہے، ہم بھی اسی ظلم کے مارے ہیں، مگر اتنی بڑی سلطنت کے خلاف آپ کھلے عام بغاوت نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر سنجار بحران کو خود پر یقین دلانے کے لیے کہتا ہے ارے جاؤ یہاں سے، تم بھی انہی کے ساتھی ہو، تم ہمیں دھوکہ دینے آئے ہو۔ اس پر بحران کہتا ہے تھوڑا حوصلہ کریں، اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس کتنے موقع ہیں تو آپ ایسی بات نہ کرتے۔ مظلوموں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ظالموں کے خلاف متحد نہیں ہوتے۔ یہ سن کر سنجار پوچھتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں بحران؟ بحران کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم متحد ہو جائیں اور مل کر آواز بلند کریں، ہماری ایک تنظیم ہے جس میں آپ جیسے ظلم کے مارے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اس پر سنجار پوچھتا ہے کیسی تنظیم؟ تو بحران کہتا ہے یہ جاننے کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا پڑے گا، یہاں بیکار مت بیٹھو، میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر ارسلانس اور سنجار بحران کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ دوسری جانب کوول قلعے میں اندریاز کا کمانڈر کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق میں نے تاجروں سے تفتیش کی ہے، دونوں نے لوہے اور گندم میں زیادہ دلچسپی لی ہے۔ اس پر اندریاز کہتا ہے جاسوسوں کے لیے سب سے اہم دشمن ہتھیار اور خوراک کے متعلق معلومات لینا ہے۔
इस पर कमांडर कहता है उनके बाजार के निकलने से पहले ही उन पर हमला करके उनका काम तमाम कर सकते हैं। यह सुनकर अंद्रयास कहता है, ये मत भूलो कि हमारी भी मुसलमानों के साथ सलाह हुई है। शहनशाह तुर्कों के साथ होने वाली सलाह को खत्म नहीं करना चाहता और मैं शहनशाह के गुस्से को आवाज नहीं दे सकता। उनके बाजार से निकलने के बाद अपने 2 आदमियों को उनकी गिरफ्तारी के लिए भेजो ताकि मालूम हो सके कि वो कौन है और क्या चाहते हैं, फिर उन्हें कत्ल कर देना। ये सुनकर कमांडर वहां से चला जाता है। इधर संजार और उसका दोस्त जंगल में बुरान के साथ सफर कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानब सुल्तान और उसके मशीर जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसी दौरान एक तीर आकर सुल्तान के आगे गिरता है। यह देखकर सुल्तान और उनके सिपाही घोड़े रोक लेते हैं। इसके साथ ही बेशुमार सलीबी सिपाही जंगल से निकलकर सुल्तान और उनके सिपाहियों को घेर लेते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान कहते हैं, खैर तो है, हमारा रास्ता क्यों रोका? सलीबी कमांडर कहता है, हमने तुम लोगों से कुछ सवालात करने हैं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, हमें फौरन जाना है, अपने सवालात हमारे अगले दौरे के लिए संभाल कर रखो। इसके साथ ही जंगल में मौजूद सुल्तान के खुफिया सिपाही तीरों से सलीबियों पर हमला कर देते हैं और बहुत से सलीबी तीरों का निशाना बन जाते हैं। ये देखकर सलीबी सिपाही घोड़े से नीचे उतर आता है और सुल्तान उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने कोवल किले के बाजार में मशीर से कहा था, अंद्रयास अपने शक को जाहिर किए बगैर नहीं रहेगा, किले के आसपास मौजूद सिपाहियों से कह दो कि तलवारें तेज कर लें। ये ख्याल आते ही सुल्तान पगड़ी उतार कर घोड़े से नीचे उतर आते हैं और सलीबी कमांडर से कहते हैं, अब जबकि तुम्हारा कमांडर हमारे बारे में जानना चाहता है तो उसे मेरी जानब से भेजी गई लाशों को गौर से देखना चाहिए। ये सुनकर सलीबी कमांडर तलवार निकालने की कोशिश करता है तो सुल्तान एकदम से अपना खंजर उसके गले में घोंप देते हैं। फिर वही खंजर दूर से मारकर एक सलीबी सिपाही को मौत के घाट उतार देते हैं, जबकि सलीबी कमांडर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और सुल्तान अपनी तलवार निकालकर उसके सर उतार देते हैं। इसके साथ ही वहाँ एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है और एक जबरदस्त जंग के बाद सुल्तान और उनके सिपाही तमाम सलीबियों को जहन्नम वासिल कर देते हैं। दूसरी जानब संजार और उसका दोस्त बुरान के साथ जंगल से गुजर रहे होते हैं। इसी लम्हे बुरान अपना घोड़ा रोक लेता है। इस पर अरसलान पूछता है, क्या हुआ, क्यों रुक गए हो? इसके साथ ही बहुत से बातिनी निकल कर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर संजार और अरसलान परेशान हो जाते हैं और बुरान कहता है, तुम लोगों ने अच्छी अदाकारी की, लेकिन अब अदाकारी खत्म। इधर सुल्तान अपने खुफिया दस्ते के साथ जंगल में खड़े होते हैं। सुल्तान कहते हैं, मेरे बहादुरों, मेरे शाहीनों, तुम लोग तवील वक्त से अपने वतन से दूर खिदमत से अंजाम दे रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, वक्त आने पर हम ये किला फतह करेंगे। कमांडर आगे बढ़कर कहता है, मेरे सुल्तान, हमें जब ये मुश्किल मुहिम सौंपी गई, हमने उस वक्त ही अपना अंजाम बगैर कब्र के जान लिया था। हमने ऐद किया कि सुल्तान जिंदा रहें और सल्तनत हमेशा बाकी रहे। मलिक शाह कहते हैं, तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े हैं। इसके बाद सुल्तान के हुक्म पर खुफिया दस्ते के तमाम सिपाही अपने रास्ते पर चले जाते हैं।